वेलकम टू राइड विथ इंजीनियर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज का जो टॉपिक है वो डी शटरिंग की बात करें तो हमारे साइड में सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला भी काम यही है, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं रहता है किसको कब डी-शटरिंग करना है, कब नहीं, कितने टाइम बाद डी-शटरिंग करना है। इसीलिए ये सबसे कन्फ्यूजन अगर पार्ट कुछ रहता है हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में तो ये डी-शटरिंग ही है। इसमें कॉलम का कब डी-शटरिंग करना है, स्लैब का कब करना है, बीम का कब करना है, ये पूरे चीज़ को आज डिस्कशन करेंगे एक ही वीडियो में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, बात करें डी-शटरिंग टाइम फॉर स्लैब एंड बीम एंड कॉलम, तो डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड टू मेक द फॉर्मवर्क जो हम लोग शटरिंग करते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में फॉर्मवर्क बोलते हैं। तो फॉर्मवर्क को हम लोग डिफरेंट मटेरियल से यूज़ करके बनाते हैं, सच एज प्लाईवुड का बनता है स्टील। तो आप स्टील का भी देखे होंगे शटरिंग वर्क, प्लाईवुड का भी देखे होंगे। और मॉडर्न टाइम में है ना जो भाई, प्लास्टिक फॉर्म वर्क भी आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इकोनॉमिक रहता है और प्लास्टिक बेटर भी रहता है। तो प्लास्टिक फॉर्म वर्क भी आजकल आ रहा है मार्केट में। क्योंकि स्टील की बात करें तो यार स्टील टेढ़ा हो जाता है, बैंड हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आता है। अब प्लाईवुड ड्यूरेबल नहीं रहता है। प्लाईवुड की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। एक दो शटरिंग करने के बाद ये फट जाती है प्लाई और टूट जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं भाई। तो इसलिए ज़्यादातर आजकल मॉडर्न ज़माने में प्लास्टिक फॉर्मवर्क तो इतना ज़्यादा अभी यूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन आने वाले ज़माने में जो है कि प्लास्टिक फॉर्मवर्क ही हम लोग को दिखेगा। तो चलिए हम थोड़ा इसका आपको फ़ोटो दिखा दे रहे हैं प्लास्टिक फॉर्मवर्क का। जैसा कि आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, ये ये है प्लास्टिक फॉर्म वर्क यानी प्लास्टिक शटरिंग वर्क, ये दोनों हैं। देख सकते हैं इसमें कि कॉलम के ये शटरिंग किया गया है। ये बहुत ही सिंपल रहता है भाई। इसमें फॉर्म वर्क लगाने के बाद इसमें ये एग्जिस्टिंग नट रहता है, मतलब पहले से ही नट दिया रहता है और इसको कस देना रहता है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है ना भाई, जैसे हम लोग अगर स्टील की है तो स्टील और प्लास्टिक फॉर्मवर्क में एक प्रॉब्लम आती है कि इसे हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, बना नहीं पाएंगे। जो है वो साइज का हमको ख़रीदना पड़ेगा मार्केट से। अगर स्टील का अगर शटरिंग की बात करें 1 मीटर 200 है तो 1 मीटर 200 का आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। अब बना नहीं सकते। बट अगर बात करें प्लाईवुड का तो उसे कटिंग करके हम लोग जितना लेंथ का ब्रेथ का चाहिए वो हम लोग बोर्ड को बना सकते हैं। और ये प्लास्टिक फॉर्म वर्क में यही सबसे बड़ा इशू रहता है, इसीलिए इसका यूज़ भी थोड़ा कम किया जा रहा है। लेकिन आने वाले ज़माने में इसी का सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसका और स्लिप फॉर्म का। अगर बात करें आईएस कोड, शटरिंग रिमूवल का जो आईएस कोड होता है ये कहाँ पे डिटेल दिया, इस चीज़ की बात करें तो आईएस 456 यानी आईएस 456 में ये डिटेल दिया हुआ है कि शटरिंग कितने टाइम में हम निकालें। बट आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस कोड को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये जो शटरिंग रिमूवल का जो टाइम है वो इसी में पूरा कवर अप किया जाएगा और पूरे डिटेल में कवर करेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आपको बता के 2-4 मिनट में हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज चाहिए तो पूरे डिटेल में इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ये प्लास्टिक फॉर्म वर्क जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों। चलिए बात करें अगर डी-शटरिंग टाइम का, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है भाई। जैसे अगर बात करें, जैसा कि आप 1 नंबर पे देख सकते हैं, इस तरफ अपना कितने टाइम है, कितने दिन में या कितने घंटे में खोलना है वो चीज़ है। और इधर साइड है कौन सा स्ट्रक्चर। अगर बात करें वर्टिकल फॉर्म वर्क ऑफ कॉलम बीम एंड वॉल, अगर कॉलम है कहीं पर या बीम है या वॉल है, यानी वर्टिकल स्ट्रक्चर है, मतलब जो वर्टिकल फॉर्म वर्क कर रहे हैं हम लोग। जैसे साइड का अगर बीम है तो बॉटम का नहीं, साइड का, साइड दोनों फेस साइड का
या कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम का कितने देर बाद हम लोग डीशटरिंग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 16 से 24 घंटे के बाद हम लोग कर सकते हैं, 16 से 24 घंटे के बाद। ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ एक और चीज़ है भाई, ये इफ़ेक्ट भी होता है, मतलब जैसे अगर ठंडी का टाइम है तो 24 घंटे से अधिक 36 घंटा भी हो सकता है। तो ये भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट ये आईएस कोड है, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बाद आप खोल दिए, ये नहीं। ये मिनिमम टाइम है गुरु। ये जो है ना 16 से 24 घंटे, ये मिनिमम टाइम ऑफ रिमूवल डीशटरिंग टाइम है। ऐसा नहीं है कि इसी ये जैसा 24 घंटा हुआ खोल दिए, नहीं। ये मिनिमम है। इसके बाद हमको स्ट्रेंथ भी चेक करना होगा, क्या स्ट्रेंथ गेन किया है कि नहीं स्ट्रक्चर, उसके बाद ही उसको डीशटरिंग नहीं करना है भाई। ऐसा नहीं है कि आपने, मैं जो बता दे रहा हूँ उसके बाद। देखो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली अलग होती हैं और थ्योरेटिकली अलग होती हैं। थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल में मिनिमम मतलब इतने घंटा होने के बाद ही आप खोल सकते हैं। ठीक है। तो इस चीज़ का आप ज़्यादा ध्यान देखो। बहुत सारे ऐसे नए नए फ्रेशर साइट पे आ जाते हैं, तो ये चीज़ देख के तुरंत 24 घंटे के बाद ये खोल देते हैं। तो भाई ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड भी करता है। हम आगे इस वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे, किस किस क्या क्या फैक्टर है जो डिपेंड होता है, कैसे क्या करना है, इस सब पूरे चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली सब देखेंगे। तो ये आप पहले थ्योरेटिकली देख लीजिए कि 16 से 24 घंटा लगता है। ठीक है। अब बात करें फॉर्मवर्क रिमूवल ऑफ स्लैब। जो स्लैब का फॉर्मवर्क रिमूवल है वो 3 दिन, स्लैब का 3 दिन। लेकिन एक इसमें और कंडीशन है कि प्रॉप्स हैज़ बीन फिक्स्ड इमिडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। मतलब फॉर्मवर्क को हम लोग लगाने हटाने के बाद प्रॉप को इमिडिएटली हम लोग लगा देंगे। तो जो प्रॉप्स है वो आप समझ ही गए होंगे। प्रॉप्स एक्चुअली होता है क्या है, देखिए, एक तो फॉर्मवर्क है और एक आप देखेंगे सपोर्ट। सपोर्ट पाइप टाइप का होता है। तो पाइप का जो हम लोग सपोर्ट देते हैं ना मेरे भाई, उसको हम लोग प्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्रॉप को नहीं हटाना है, प्रॉप को लगाए रखना है। बट डीशटरिंग आप कर सकते हैं स्लैब की, लेकिन 3 दिन के बाद डीशटरिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने बोला, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी होता है भाई, बहुत चीज़ इसमें फैक्टर इफेक्ट करता है। तो 3 दिन से अधिक में भी, लेकिन मिनिमम 3 दिन होना चाहिए। ठीक है। और जो प्रॉप फिक्स रहना चाहिए भाई 3 दिन बाद भी। द फॉर्मवर्क रिमूव फॉर स्लैब बट प्रॉप हैज़ बीन फिक्स इमिडिएटली आफ्टर रिमूविंग ऑफ फॉर्मवर्क। अब बात करें थर्ड का, तो थर्ड में आप क्या है, फॉर्मवर्क रिमूवल फॉर बीम। बीम में फॉर्मवर्क कितने दिन में आप रिमूव कर सकते हो, तो 7 दिन। बट इसमें भी एक कंडीशन है, प्रॉप हैज़ बीन फिक्स्ड इमिडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मर्स। ठीक है। 7 बीम के लिए 7 दिन। अब बात करें प्रॉप रिमूवल फॉर स्लैब। स्लैब की अगर बात करें, फिर से स्लैब की बात करते हैं। स्लैब में प्रॉप्स को, मतलब जो सपोर्ट हम लोग देते हैं, उसको हम लोग कितने दिन बाद निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें तो हम लोग तो ऊपर स्लैब में देखे थे, क्या देखे थे कि हम लोग ने फॉर्मवर्क कब निकाला। अब देखेंगे प्रॉप्स को कब निकाला, यानी सपोर्ट जो दिए हैं वो कब निकालना है। अगर स्लैब का स्पैन जो है 4.5 मीटर से अधिक कम है, मतलब अगर 4.5 मीटर तक भी है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर 4.5 मीटर भी है तो हम लोग 7 दिन, मिनिमम 7 दिन तो उसको नहीं निकालेंगे। अगर स्पैन बियॉन्ड 4.5 मीटर, अगर जो स्पैन लेंथ है, अगर वो बियॉन्ड मतलब 4.5 मीटर से अधिक है, तो 14 दिन मिनिमम रखना ही रखना है भाई। 14 डेज रखना ही रखना है। अब देख लेते हैं व्हेन शुड फॉर्मवर्क बी रिमूव इन टर्म ऑफ स्ट्रेंथ। अब तो हम लोग टर्म ऑफ डे देख लिया था भाई, कितने दिन में मिनिमम कितना दिन लगना चाहिए। लेकिन आप बात करें स्ट्रेंथ की, तो रिमूव कितने, मतलब कब हमको रिमूव करना चाहिए एज टर्म ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ कब गेन करता है ये। तो अब बात करें, द फॉर्मवर्क कैन बी रिमूव वंस द कंक्रीट अटेंड एट लीस्ट ट्विन द स्ट्रेस।
इट मे बी सब्जेक्टेड टू ऑल द टाइम ऑफ रिमूवल। जो हमारा फॉर्मवर्क है ना उसको रिमूव कब करना चाहिए, जबकि उसकी जो स्ट्रेस है ना, मतलब स्ट्रेस से आप ये समझ लीजिए अभी कि जो हम लोग लोड लगाते हैं, लोड लगाने के बाद उसकी जो स्ट्रेंथ, स्ट्रेस एक तरह से समझ सकते हैं, स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो जो स्ट्रेंथ है ना वो जो हम लोग लगा रहे हैं, जो ताकत, वो उसका दोगुना सहने की क्षमता रखता हो, तो हम लोग समझ जाते हैं कि उसके स्ट्रेंथ आ गया है। अब बात करें इन द सिंपल टर्म, द रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क इज बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। तो जो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें कि जो डिसटरिंग हम लोग करते हैं वो कंक्रीट की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि कंक्रीट कितना मैच्योर हो गया है। बात करें द फॉर्मर कैन बी रिमूव व्हेन कंक्रीट गेन इट डिजाइनिंग स्ट्रेंथ बाय हार्डनिंग एंड कैन रजिस्ट द लोड एक्यूरिंग ऑन इट्स ओवन। मतलब वो अपना खुद का लोड गेन कर सके। अब यहाँ पे आप देखिए वो खुद का लोड यानी इट्स ओवन लोड वो गेन कर चुके, इतना उसके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो अपना डिजाइनिंग स्ट्रेंथ तक हार्डनिंग हो गई हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो डिजाइनिंग स्ट्रेंथ हो वहाँ तक उसका स्ट्रेंथ आ गई हो, आ गया तभी डिसर्टिंग, नहीं 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 नहीं, उतना हार्डनिंग हो गया हो, मतलब हार्डनिंग से वो उतना स्ट्रेंथ हो गया होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके इतना ज़्यादा। तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो देखेंगे, कंक्रीट अटेंड इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेजुअली एज मेंशन इन द टेबल। अब हम लोग टेबल में देखेंगे कि कंक्रीट जो है दिन पर दिन कितने दिन में कितना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अगर बात करें डे 1 की तो 16% अपना गेन कर लेता है, जो कंक्रीट रहता है एक दिन में वो 16% गेन कर लेता है। बात करें 3 दिन की तो 40% गेन कर लेता है। बात करें 7 दिन का तो 65% गेन कर लेता है। बात करें 14 दिन का तो 90%। बात करें 28 दिन का तो 100%, यानी 28 दिन में वो अपनी डिजाइनिंग स्ट्रेंथ पूरी तरह से गेन कर लेता है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि जो फैक्टर इफेक्ट कुछ होते हैं, वो फैक्टर क्या क्या होते हैं हम अब इसमें हम लोग देख सकते हैं। तो जो हम लोग डे देखा था कि कितने दिन में क्यों करना चाहिए, तो वो मैक्सिमम मतलब इतना दिन आपको रुकना ही है, उसके बाद ही आपको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैंने 3 दिन बताया, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 दिन में खोलेंगे तो कोई गलत बात है, नहीं नहीं, वो गलत बात नहीं है। लेकिन एक एक बात जो है कि हमें मिनिमम 3 दिन खोल मतलब रहना ही चाहिए। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ फैक्टर्स जो डिपेंड करता है ये सब चीज़, ठीक है। तो पहला जो बात करें तो डिसटरिंग पीरियड विल बी डिफरेंट व्हेन सम स्पेशल कंक्रीट एंड मिक्सचर इज यूज। अभी यहाँ देखिए, अभी आईएस कोड जो है ये भी आपको बोल रहा है आईएस कोड में कि अगर कोई एक्स्ट्रा एडमिक्सचर हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, या सम स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट के बहुत सारे टाइप होते हैं भाई मेरे, हम अब अगर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा तो मैं डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो। कंक्रीट जैसे फॉर्म कंक्रीट, आइस कंक्रीट, ये सब बहुत सारे टाइप के कंक्रीट होते हैं, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो जो स्पेशल टाइप का कंक्रीट के लिए डिसटरिंग पीरियड अलग अलग हो सकता है। तो कुछ फैक्टर हैं जैसे द वेलो फैक्टर, अफेक्टेड डिसटरिंग टाइप, कुछ फैक्टर हैं उसका हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ सीमेंट। ग्रेड ऑफ सीमेंट की बात करें तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ value will be vary between OPC 43 and OPC 53 and impact the percentage of strength gain, so the form work removal period also different। अगर बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का तो OPC और PPC पे जो परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ है गेन है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट है।
तो इसीलिए जो हम लोग डीशटरिंग करेंगे वो भी दोनों में अलग अलग है। मतलब आप बात कर सके OPC 43 और OPC 53 के लिए अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा बहुत अंतर होता है। बात करेगा टेम्परेचर का, तो पहला तो इफेक्ट हम लोग देख लिए ग्रेड ऑफ सीमेंट। सीमेंट का अगर ग्रेड अधिक है तो भाई कम दिन में खोल सकते हैं, अधिक कम है तो अधिक दिन लगेगा। बात करें टेम्परेचर की, इन हाइयर टेम्परेचर द सीमेंट हाइड्रेट फास्टर। अगर हाइयर मतलब गर्मी का दिन है तो सीमेंट जो है हाइड्रेट बहुत फास्ट करता है। एंड द कंक्रीट गेट स्ट्रेंथ क्विकली, और जो कंक्रीट रहेगा अपना वो स्ट्रेंथ जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। तो इससे हम जल्दी जो है कि डिशटरिंग कर सकते हैं। बात करें जो तीसरा फैक्टर है वह है टाइप ऑफ सीमेंट। अभी ग्रेड ऑफ सीमेंट अलग है, अभी टाइप ऑफ सीमेंट अलग है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट एंड रिपीट हार्डनिंग सीमेंट विल अटेंड ग्रेट स्ट्रेंथ इन शॉर्ट पीरियड देन अदर सीमेंट टाइप। अब बात करें क्विक सेटिंग सीमेंट और रिपीट हार्डनिंग सीमेंट जो है कि तुरंत अपना स्ट्रेंथ गेन करते हैं, तो इनके हम लोग कम टाइम में भी खोल सकते हैं, ठीक है, कम समय में खोल सकते हैं। तो इनके लिए 3 दिन जो हमारा है कॉलम के लिए या वर्टिकल वाल के लिए, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है यार, जो 24 से 48 आवर है तो इसके लिए कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप का हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए अलग इसके लिए देखिए हर एक चीज़ को मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबा हो रहा है मेरे भाई। तो अगर ऐसा कुछ है कि मतलब क्यों ज़्यादा हो रहा है ये, इसके लिए अलग आप लोग बोलेंगे तो अलग वीडियो बना देंगे, जिससे जो टाइप ऑफ सीमेंट ये जो हमारा कितना होना चाहिए, अगर टाइप ऑफ सीमेंट हम लोग क्विक सेटिंग सीमेंट ले रहे हैं या रिपीट हार्डनिंग सीमेंट ले रहे हैं तो कितना टाइम घटेगा, या कोई और सीमेंट यूज करें कितना टाइम बढ़ेगा, इसके लिए एक अलग से हम लोग बात कर लेंगे वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब बात करें ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, तो हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट प्रोवाइड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज शॉर्टर पीरियड। मतलब जो अल्टीमेट यानी फाइनल जो स्ट्रेंथ होता है ना, जो मेरे भाई 28 दिनों की हम बात करें, वो कम दिनों में ही 100% यानी कर देता है। एंड इट हेल्प टू रिमूव द फॉर्मवर्क एट द मिनिमम पीरियड, यानी मिनिमम कम पीरियड में ही इसमें हम लोग फॉर्मवर्क हटा सकते हैं। तो इफेक्ट होता है, तो देखो भाई इफेक्ट होता है तो दो चीज़ पे इफेक्ट होता है, या तो कम टाइम में हम लोग हटा सकते हैं या तो ज़्यादा टाइम लगेगा। यही दो चीज़ पे मतलब ये इफेक्ट होने के बाद यही दो चीज़ हो सकता है, यही दो केस है, ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं डीशटरिंग करते समय क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो है इंश्योर टू मेंटेन द डेट ऑफ कंक्रीट ऑन द फॉर्मवर्क यूजिंग वेट चॉक पीस so that we can instantly identify the of the removable date बोल सकते हैं। तो मतलब हम लोग को जब कंक्रीट करते हैं ना, तो शटरिंग पे ही एक चौक से लिख देना चाहिए, चौक से या कुछ और चीज़ से लिख देना चाहिए कि हम लोग इतने तारीख को कंक्रीट किए हैं। अभी इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, जानते हैं क्या? आप क्या करते हैं, जो काफ़ी सारे फ्रेशर या इंजीनियर होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जिस दिन शटरिंग लगाते हैं ना उसी दिन वो काउंट कर लेते हैं। अभी मान लीजिए आज शटरिंग लगाए, कंक्रीट तो कल हो रहा है ना, है, लेकिन वो लोग आज ही से 7 दिन काउंट करने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है, जिस दिन आपका कंक्रीट ख़त्म हुआ उस समय से कंक्रीट होने के बाद डेज को काउंट किया जाता है। अब बात करें प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट मेड इट ड्यूरेबल एंड हेल्प टू अचीव ग्रेट स्ट्रेंथ, ठीक है। जो अगर आप प्रॉपर क्यूरिंग कर रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर है अपना वो ग्रेट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबल होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का भी एक प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम लोग प्रॉपर क्यूरिंग कर सके कोई भी स्ट्रक्चर के लिए। वाइल रिमूविंग शटरिंग बोर्ड ऑन ए लॉन्ग स्पैन slab the prop should be provide for slab beam at center portion। अभी हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया कि अगर लॉन्ग स्पैन वाला है
और बीम लॉन्ग स्पैन का स्लैब या बीम है, तो हम लोग शटरिंग करने के बाद डीशटरिंग करने के बाद बीम जरूर ये प्रॉप जरूर लगाना चाहिए, यानी सपोर्ट नीचे से दे देना चाहिए वर्टिकल। अब बात कर लेते, इफ़ यू सी हनी कॉम ऑन कंक्रीट सरफेस इमिडिएटली रेक्टिफाई इट, वॉइड द कोर्जन इन कंक्रीट। जो अगर आपको कहीं भी कोरोजन इन कंक्रीट, अगर आपको कहीं पर भी हनी कॉम दिख रहा है डीशटरिंग हटाने के बाद, डीशटरिंग करने के बाद, तो इमीडिएटली उसको रिपेयर कर देना चाहिए मेरे भाई। नहीं तो क्या होता है ना कि कोरोजन लग जाता है, यानी जंग लग जाता है, जो हमारा रेनफोर्समेंट है वो जंग लग जाएगा, और आपका मतलब धीरे धीरे इन फ्यूचर आपका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर ये अपना स्टील जो है, अपना सरिया जो है वो गल जाता है, कोरोशन जंग पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो गल के ख़राब हो जाता है। इसलिए जो है कि इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, ठीक है। लोगों घर बना लेते हैं, फिर पता चलता है कि स्लैब कहीं से ऐसे ही हनी कॉम निकल गया, वो लोग रिपेयर नहीं करवाते हैं, या अच्छे से रिपेयर छोड़ दो बोल के, वो फिर धीरे धीरे यार पूरा सरिया ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है सरिया। एक समय ऐसा आएगा कि सरिया आपका स्लैब में रहेगा ही नहीं, पूरा जंग खा जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ फिर आपको सरिया देने से कोई प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक घर। तो सबसे ज़्यादा इसी पॉइंट का आपको ध्यान देना है कि हनी कॉम आया तो तुरंत रिपेयर करवा दें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।